कई ऐसे सीट हैं जी जिसमें ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर जो एनडीए के घटक दल हैं उनका सहयोग पूरी तरह से नहीं मिला जो चाहिए था अपेक्षित। असली रिपोर्ट तो ये है जी और उस रिपोर्ट के आधार पर जो बातें अब हम बताने जा रहे हैं, निश्चित रूप से उन बातों में ये जो 4 विधानसभा क्षेत्र जिनके उपचुनाव हुए हैं, जिन पर वोटिंग हुई है, इमामगंज जिसमें उनके साथ रह करके लोग कोई सहयोग नहीं करते हैं, चुपचाप बैठ करके देखते रहते हैं, इस तरह का आंदोलन कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि एनडीए के भीतर हो रहा है। बात करें इमामगंज की तो मांझी के साथ तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बड़ा धोखा हुआ, बहुत धोखा हुआ। जीतन राम मांझी अपनी बहू को चुनाव मैदान में उतारे, ठीक है, चलिए उससे कोई कई जगह वोट बहिष्कार हुआ जैसा कि आप बता रहे थे, तो वही हाल बेलागंज में हुआ। बेलागंज में भी लोग काफी नाराज थे। एक लंबे समय से 6 बार से जीतते आ रहे हैं, यानी 3 दशक से आप मान के चलिए कि यहाँ से सुरेंद्र यादव जीतते आ रहे हैं, उनके बेटा वहाँ विश्वनाथ यादव चुनावी मैदान में। लेकिन यहाँ का जो रणनीति है, यहाँ का जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, वोटिंग का पैटर्न, जिसमें अगर MOI समीकरण सफल हो जाता है तब तो उनके जीत को कोई रोक नहीं सकता। लेकिन MOI समीकरण में सेंधमारी होता हुआ कांटे की है। थोड़ा सा इसमें मिस्टेक जो है वो प्रशांत किशोर से हुआ कि एक उम्मीदवार हड़बड़ी में उन्होंने तय किया, जिसे बदलना पड़ा। अब जो किरण देवी को लेकर के आए हैं, किरण सिंह को लेकर के आए हैं, तो उसको लेकर के भी कई तरह की बातें चल रही हैं कि वो उतना ज़्यादा राजनीतिक रूप से एक्टिव नहीं है। तो इन सभी बातों को लेकर के एक बात तो साफ साफ नजर आ रही है कि कोशिश तो बहुत हुआ तरारी में कि चीज़ों को बदला जाए, लेकिन जितना कोशिश करना चाहिए था उतना कोशिश नहीं हो पाया। अब ऐसे में अगर जदयू का और चिराग पासवान का नोरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और ये भारत लाइव के खास शो है रातों रात। दिन भर की तमाम खबर को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे हम अपने बाबा से और जानेंगे कि क्या है मामला और क्या है मुद्दा। जिस तरह से देखा जाए तो चुनाव खत्म होने के बाद 48 घंटे में रिजल्ट आ गया है। क्या रिजल्ट आ गया है वो हम आपको बताएंगे। बाबा सुबह के 7:30 बज गए हैं और रिजल्ट भी आ चुका है। क्या है मामला? देखिए मुकेश, पूरे दिन कल आप लोग जो लोगों से रिपोर्टिंग कर रहे थे और लोगों से पूछ रहे थे कि चुनाव में क्या हुआ, वोटिंग का पैटर्न क्या था, इन सभी बातों को लेकर के जो आप लोगों से पूछ रहे थे, तो भाव जो लोगों के थे वो भाव बता रहे थे कि वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में नहीं है। एक होता है कि हाँ भाई हम जीत रहे हैं तो लोग कॉन्फिडेंस में रहते हैं। तुरंत आप देखें कि वोटिंग खत्म हुआ और दूसरे ही दिन नीतीश कुमार ने अपने सभी कोर टीम के मेंबर्स को बुला करके एक इंटरनल बैठक। दूसरी तरफ आपने देखा कि बेचैनी इतनी थी कि 4 सीटों का चुनाव हो रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिहार में बुलाना पड़ गया। तो ऐसी स्थिति में एक बात तो साफ है मुकेश कि कहीं ना कहीं कुछ बात जरूर है। अब जबकि हम शुरू से ही ये बात बता रहे थे कि ये जो चुनाव है 4 सीटों का, ये सेमीफाइनल है, लेकिन कोई मानने का तैयार नहीं है। अब जबकि इस पर मंथन शुरू हो चुका है, हम शुरू से बताते आ रहे हैं कि देखिए प्रशांत किशोर बहुत बड़ा फैक्टर अगर नहीं होते हैं तो एक फैक्टर तो जरूर उन्होंने 4 दशक में पैदा कर दिया है कि त्रिकोणीय मुकाबला जरूर बना दिया है। और उनके कारण ही बसपा की बात कर लीजिए, AIMIM की बात कर लीजिए, ये दोनों भी एक्शन मोड में आ गए हैं और उन्हें भी लगने लगा है कि बिहार में हमारी संभावनाएं हैं। जबकि AIMIM को ये बात पता है अच्छी तरह से और बसपा को भी पता है कि 2020 के चुनाव में एक एलायंस बना करके ये ग्रैंड एलायंस के तहत चुनाव लड़े थे, जिसमें से 6 सीटें जीत करके वो ग्रैंड एलायंस आया था। तो ऐसी स्थिति में बिहार में जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें जब 48 घंटे के बाद पूरा मंथन करने के बाद, मैं संपादक नमन मिश्रा जी के साथ बातचीत कर रहा था, उस दौरान भी उनके पास जो इनपुट थे और सभी को अगर जोड़ घटाव करके हम देखें तो उसका सीधे सीधे लग रहा है कि अरे असली रिपोर्ट तो ये है। और उस रिपोर्ट के आधार पर जो बातें अब हम बताने जा रहे हैं, निश्चित रूप से उन बातों में ये जो 4 विधानसभा क्षेत्र जिनके उपचुनाव हुए हैं, जिन पर वोटिंग हुई है, इमामगंज हो, बेलागंज हो, तरारी हो या फिर रामगढ़ हो, इन चारों सीटों में कहीं ना कहीं बहुत भयंकर खेला हुआ है। क्या खेला हुआ है हम आपको शुरू से बताते हैं और विस्तार से अगर समझने की बात है तो आप समझिए कि एनडीए के कई ऐसे सीट हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर जो एनडीए के घटक दल हैं उनका सहयोग पूरी तरह से नहीं मिला।
जो चाहिए था अपेक्षित सहयोग नहीं मिला, उसके बनिस्पत अगर देखा जाए तो भले ही बहुत सारा डैमेज करने की बात की जा रही थी, कहा जा रहा था कि प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव के वोट बैंक में सेंधमारी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं महागठबंधन में एक रूपता एकजुटता नजर आई। और जैसे ही आपको याद होगा कि पंचनामा किया था संपादक नमन मिश्रा जी ने, और ये कहा था कि कहाँ हैं आपके मुकेश सहनी। नेक्स्ट डे से मुकेश सहनी नजर आ गए थे और मुकेश सहनी हेलीकॉप्टर पर एक बार फिर से 2024 की तरह तेजस्वी के साथ में घूमते नजर आए, तरह उनके साथ थे। आपने देखा होगा कि दोनों एक दांत की रोटी हो गए थे जिस तरह से 2024 के चुनाव में किया था। इसके भी कहीं ना कहीं परिणाम निकलेंगे। दूसरी तरफ आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं आपसी द्वंद्व और मंथन में फंसी हुई है। बिहार में सेकंड लाइन लीडरशिप तैयार नहीं करना 19 साल में भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे मुश्किल भरा काम है। इसके अलावा अगर बात करें तो नीतीश के साथ सीधा सीधा लग रहा है कि नीतीश को असहयोग आंदोलन जो होता है, जिसमें उनके साथ रह करके लोग कोई सहयोग नहीं करते हैं, चुपचाप बैठ करके देखते रहते हैं, इस तरह का आंदोलन कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि एनडीए के भीतर हो रहा है। बात करें इमामगंज की तो मांझी के साथ तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बड़ा धोखा हुआ, बहुत धोखा हुआ। जीतन राम मांझी अपनी बहू को चुनाव मैदान में उतारे, ठीक है, चलिए उससे कोई बात नहीं है, लेकिन धोखा उनसे सिर्फ एनडीए गठबंधन से नहीं हुआ है, धोखा उनसे हुआ है उनके परिवार से भी, जिसकी चर्चा हम शुरू से कर रहे थे। अब जो बात सामने आ रही है कि मांझी बनाम मांझी की लड़ाई में अगर चिराग पासवान वहां जाते तो निश्चित रूप से पासवान वोटर पोलराइज होते और चिराग पासवान बाबा एक फैक्टर ये भी होगा कि चिराग पासवान वहां जाकर के गेबे नहीं किया, अगर चले जाते तो थोड़ा मना वोट और बढ़ता। यही बात मैं कह रहा हूँ, पासवान जाति भी देते और भी जाति देते। यही बात मैं कह रहा हूँ कि पासवानों का अच्छा खासा वोट है, अगर चिराग पासवान उस वोट को ट्रांसफर करा देते, जो कि लग रहा है कि कहीं ना कहीं पासवान समाज से उम्मीदवार उतार करके वोट को डिवाइड करने का और वहाँ के चुनावी जो रणनीति है उसमें एक बड़ा दांव खेला है प्रशांत किशोर ने। तो एक तो सवाल ये उठता है कि कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी, और जीतन राम मांझी को लेकर के हम लगातार ये कह रहे हैं कि जीतन राम मांझी एनडीए गठबंधन के लिए एक तरह से समझिए तो लोकसभा चुनाव तक तो बहुत जरूरत थी, लेकिन अब विधानसभा में वो समस्या पैदा करेंगे, सीटें मांगेंगे, विवाद पैदा होगा, अकारण एक कई ऐसे बयान आ जाते हैं जीतन राम मांझी के जिसको लेकर के असहज हो जाता है एनडीए गठबंधन। चिराग पासवान के नहीं जाने का कारण भी उसी से जोड़कर देखा जा रहा है कि एक महीना पहले जिस तरह से उन्होंने चिराग पासवान को टारगेट किया था। तो ये बातें कहीं ना कहीं दो तरफा लग रही हैं, एक तरफ उनके परिवार ने धोखा किया, तो दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन ने भी जितना चाहिए उतना उनके साथ मदद नहीं किया और उनके साथ रहे। बात बेलागंज की करते हैं, बेलागंज की बात करते हैं तो यहाँ का मुकाबला मुझे जैसा लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इमामगंज और बेलागंज दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बना करके तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक दूसरे को ग्रीवांसेस दे रहे हैं। क्योंकि अगर नीतीश कुमार चिराग पासवान से कह देते नई नई दोस्ती हुई है, या प्रधानमंत्री कह देते कि भाई जीतन राम मांझी हमारे ही अपने हैं, चले जाइए 1 घंटा के लिए जाकर के एक रैली कर दीजिए, तो इसका इम्पैक्ट होता, असर होता। लेकिन एनडीए के घटक दल भी नहीं चाहते थे, ऐसा लगता है कि चिराग पासवान वहां जाए और जीतन राम मांझी को हो। तो ऐसी स्थिति में एक बात और समझ में आती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एक वॉक ओवर देने की कोशिश की गई है वहां राष्ट्रीय जनता दल को यानी तेजस्वी यादव को, और ये कोशिश नीतीश कुमार ने की हो। क्योंकि बाबा बेलागंज और इमामगंज में कल हमने देखा था, हमने खबर भी किया, बेलागंज और इमामगंज में वोटों का बहिष्कार भी हुआ। देखिए वोट का बहिष्कार होना निश्चित रूप से, लेकिन हमने जब सवाल बीजेपी से किया तो बीजेपी बोले कि हमें नहीं पता, उन्होंने पल्ला झाड़ दिया। वो देखिए वो होता है, जब आप देखिएगा कि कोई भी राजनीतिक दल के नेता से जब आप प्रवक्ता से आप पूछिएगा कि भाई ये क्या है, तो सीधे जब देखते हैं कि इसका जवाब नहीं देना है तो इनकार कर देते हैं। हम जब देखेंगे, समझेंगे, सोचेंगे तब हम बताएंगे। लेकिन फैक्ट यही है कि हम पूरे दिन कल लगे रहे थे, परसों लगे परसों और परसों जब हम पूरे दिन जब लगे हुए थे तो हमने एक एक पॉइंट पर डिटेल में लोगों के सामने अपनी बात रखी थी और हर क्षेत्र से हमने लोगों का रुझान भी बताया था। अब ऐसी स्थिति में आपको एक चीज समझना होगा कि 10 साल से जीतन राम मांझी इमामगंज में हैं, उन पर कई आरोप लगे हैं, कई जगह वोट बहिष्कार हुआ जैसा कि आप बता रहे थे। तो वही हाल बेलागंज में हुआ, बेलागंज में भी लोग काफी नाराज थे। एक लंबे समय से 6 बार से जीतते आ रहे हैं, यानी 3 दशक से आप मान के चलिए कि यहाँ से सुरेंद्र यादव जीतते आ रहे हैं, उनके बेटा वहाँ विश्वनाथ यादव
चुनावी मैदान में है। लेकिन यहाँ का जो रणनीति है, यहाँ का जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है वोटिंग का पैटर्न, जिसमें अगर MOI समीकरण सफल हो जाता है तब तो उनके जीत को कोई रोक नहीं सकता। लेकिन MOI समीकरण में सेंधमारी होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तो ओसामा की पार्टी में जो गए थे वो रैली करने के लिए, लोगों को संबोधित करने के लिए, उसमें जो बात हुई उसको लेकर के लोग नाराज हुए। उसको लेकर दूसरी तरफ मुस्लिम उम्मीदवार देकर के कहीं ना कहीं एक बड़ा ट्विस्ट किया है प्रशांत किशोर ने। और इसके अलावे नीतीश कुमार ने पूरा तंत्र वहां लगा दिया है, क्योंकि वो सरकार में है इसलिए सारी मशीनरी उनकी है। तो कहीं ना कहीं वोटों को लेकर के और बाकी चीजों को लेकर के, इस बीच में आपने देखा होगा कि रॉकी यादव का एक ऑडियो भी वायरल किया गया, लेकिन इन सब से कोई असर नहीं पड़ रहा है। यहाँ जैसा मुझे लग रहा है और जिस तरह की परिस्थितियां देखने को मिल रही हैं, बेचैनी जिस तरह से प्रशांत किशोर की देखने को मिली बेलागंज में, वो साफ बता रही थी कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में कोई सेटिंग तो नहीं है कि इमामगंज आप छोड़ दीजिए और अब बेलागंज हम छोड़ देते हैं। क्योंकि एक और बात है कि सुरेंद्र यादव भले ही बार बार जीतते आ रहे हों, एगो संख्या बढ़ा रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं सुरेंद्र यादव का कद तेजस्वी यादव के कद के बराबर होता चला जा रहा है। अब उनके बेटा भी आ जाएंगे तो एक भले से भले दो हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव भी बहुत ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देंगे, पीछे हो गए थोड़ा सा। तो ऐसी स्थिति में अब बात तरारी की करें तो तरारी में भी बहुत कुछ बदला है। तरारी में जहाँ एक तरफ सुनील पांडे और हुलास पांडे दोनों भाइयों का वहाँ एक अच्छा खासा कहा जाए तो वोट बैंक है, लोग उनके काम से काफ़ी प्रभावित हैं। मैंने कई लोगों से वहाँ पूछा भी है, तो ये सड़क कहाँ कब बनी थी? अब तो ये तो सुनील बाबू बनवाए थे, कुछ पांडे जी बनवाए थे, ये पांडे जी बनवाए थे अपने कार्यकाल में। जब विधान परिषद के सदस्य थे तो हुलास पांडे ने भी बहुत सारे काम करवाए हैं, बहुत सारे सड़क पुल पुलिया, ये सब आप जाइएगा तो वहाँ आपको देखने को मिलेगा। तो एक तो फैक्टर ये होता है। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर कि कहीं ना कहीं तरारी में बैकवर्ड फॉरवर्ड कराने की कोशिश की गई। अब वहाँ का जो माहौल बना है, उस माहौल में कितना ज़्यादा यादवों का वोट काटने में सफल रहे हैं या फिर कितना ज़्यादा सवर्णों ने एकजुट होकर के वोट दिया है, ये सभी बातें घुमा फिरा करके तरारी के रिजल्ट की तरफ जा रही हैं। यहाँ भी लड़ाई कांटे की है। थोड़ा सा इसमें मिस्टेक जो है वो प्रशांत किशोर से हुआ कि एक उम्मीदवार हड़बड़ी में उन्होंने तय किया, जिसे बदलना पड़ा। अब जब किरण देवी को लेकर के आए हैं, किरण सिंह को लेकर के आए हैं, तो उसको लेकर के भी कई तरह की बातें चल रही हैं कि वो उतना ज़्यादा राजनीतिक रूप से एक्टिव नहीं है। तो इन सभी बातों को लेकर के एक बात तो साफ साफ नज़र आ रही है कि कोशिश तो बहुत हुआ तरारी में कि चीज़ों को बदला जाए, लेकिन जितना कोशिश करना चाहिए था उतना कोशिश नहीं हो पाया। अब ऐसे में अगर जदयू का और चिराग पासवान का वोट ट्रांसफर हुआ होगा तो निश्चित रूप से पलड़ा एनडीए का भारी है, विशाल प्रसाद का भारी है। अगर नहीं तो ये मान के चलिए कि अंतिम समय में जिस तरह से लालू प्रसाद ने एक वीडियो जारी करके और राजू यादव के पक्ष में वोट करने की बात कही थी, अगर वो काम कर गया और लोगों तक पहुंच गया तो ये मान के चलिए कि मामला यहाँ भी बहुत पेचीदा हो गया है और फंसी हुई है। रामगढ़ की बात करें तो रामगढ़ में मामला बिल्कुल उलट हो गया है। रामगढ़ में सबसे बड़ी बात हुई है कि आपको याद होगा मुकेश, मैं शुरू से पहले दिन से ही कह रहा हूँ कि रामगढ़ में जो उम्मीदवार उतारा गया है अशोक सिंह को, उस अशोक सिंह को गोदी में लेकर के और भाजपा के लोगों ने वहाँ वोट मांगा है। जब गोदी में बच्चा होता है तो आप देखते हैं कैसे तोप दिया जाता है, नजर न लगे। तो भैया आप नजर न लगे वाला अगर उम्मीदवार कहीं लेकर के जा रहे हैं तो कैसे लोग उसका चेहरा देखेंगे और कैसे उस पर भरोसा करेंगे? नहीं। ऐसी स्थिति में आप समझ लीजिए कि आज के समय में जमीन पर आप जितना भी मेहनत कर लीजिए, आप जितना भी लोगों के काम आ जाइए, लेकिन असल आपका प्रचार और प्रचार तंत्र सोशल मीडिया पर आता है। हाँ। जब सोशल मीडिया पर आप एक्टिव हैं, लोगों को जवाब दे रहे हैं, 2 वे कम्युनिकेशन में आप हैं, तो निश्चित रूप से आपको लोग जानते हैं। जैसे वहाँ मिथिलेश तिवारी सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हैं, लेकिन फिर भी चुनाव हारे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि सुधाकर सिंह सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। लाठी पहना भी इस बार किया उन्होंने, तो वो एक्टिव रहते हैं, उनको जीत मिली। इसके बाद और भी कई ऐसे चेहरे थे जिन चेहरों को अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया में अशोक सिंह के बारे में मैं शुरू से पहले डे 1 से बता रहा हूँ, शुरू दिन से आप अशोक सिंह उम्मीदवार में कमी नहीं है, लेकिन अशोक सिंह यूज्ड टू नहीं है सोशल मीडिया के, जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। साथ ही
उत्तर प्रदेश के सटे होने के कारण बसपा का वहाँ प्रभाव रहता है और बसपा ने पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी को 2020 के चुनाव में तीसरे नंबर पर ढकेल दिया था। इस बार भी बसपा जो है मुख्य लड़ाई में नजर आ रही है और उसके साथ साथ जिस तरह से आनंद मिश्रा और जनसुराज की पूरी टीम वहाँ बक्सर में लगी रही, क्योंकि आनंद मिश्रा को ऐसा लगता है कि इस बार तो भले ही नहीं जीते लेकिन 2029 के लिए तैयारी शुरू करना है, तो उसको लेकर के भी वहाँ रामगढ़ में काफ़ी वो सक्रिय रहे हैं। जनसुराज भी सक्रिय रहा है और उम्मीदवार भी जिस तरह से कुशवाहा चुना गया है उसको लेकर के बहुत आसान्वित थे। अब कुशवाहा वोटर यहाँ पर परीक्षा जो है वो उपेंद्र कुशवाहा की होनी है। अब उपेंद्र कुशवाहा इस वोट को कितना, चूंकि उपेंद्र कुशवाहा के साथ साथ और भी कई कुशवाहा हैं, उमेश कुशवाहा लगे हुए हैं, सम्राट चौधरी जो बिहार के उप मुख्यमंत्री भी लगे हुए हैं, तो इन सब का वोट ट्रांसफर होता है कि नहीं होता है, कुशवाहा समाज का वोट सुशील कुशवाहा को होता है या फिर भाजपा को ये ट्रांसफर कराते हैं, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। तो देखने वाली बात। ऐसी स्थिति में आप एक बात मान के चलिए कि ये पूरा का पूरा चुनाव जो है वो 48 घंटे का जो सर्वे रिपोर्ट आया है और हर क्षेत्र से जो कानी बात आ रही है वो 23 तारीख को इफेक्ट करेगी चुनाव परिणाम निश्चित रूप से। तो आपने सुना कि जिस तरह से 48 घंटे के अंदर में असली रिपोर्ट कार्ड आ गए, क्या असली रिपोर्ट कार्ड थे वो हमारे बाबा ने आपको बताया। और इसी तरह के दिन भर के तमाम खबर के लिए आप बने रहें और आपको आज दिन भर ऐसे ही राजनीति की खबर और राजनीति की बाज़ारों में हम घुमाते भी रहेंगे और खबर दिखाते भी रहेंगे। और आप लोग 23 तारीख को भी इसी तरह से आपको एक एक रिजल्ट और एक एक खबर हम आपको दिखाएंगे। इसी तरह के तमाम खबर के लिए आप देखते रहे भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।